नमस्कार, गुड नमस्कार। इवनिंग। तो मित्रों, आज आज का हमारा साक्षात्कार कार्यक्रम आपके सामने है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारा ये विशेष कार्यक्रम उन व्यक्तियों से सीधा संवाद होता है जिन्होंने अपने विचारों, कर्मों और रचनात्मक योगदान के द्वारा समाज में एक अलग पहचान बनाई है। साक्षात्कार के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे उन सभी लोगों की जीवन यात्रा, उनके संघर्ष, उनके अनुभव और उनकी सोच के बारे में, और बहुत सी अनकही बातें जो सामान्यतः हम मंचों पर नहीं देख पाते या नहीं सुन पाते। तो आप लोग पहले भी बहुत से इस तरीके के विशेष व्यक्तियों से मिल चुके हैं, जैसे कि डॉक्टर किरण कुकरेजा, डॉक्टर बालेश जिंदल, डॉक्टर खालिद अलवी, जो कि उर्दू के एक बहुत जाने माने प्रोफेसर हैं, और उन्होंने हम सभी के साथ बहुत सी बातें साझा की थी। आज एक ऐसी ही शख्सियत को हम आपके सामने लाने वाले हैं, और इस कार्यक्रम में आपको मिलेगा एक प्रेरणादायी जीवन के बारे में कुछ रचनात्मक अनुभव, कुछ प्रसंग, उनकी कला, उनके साहित्य, संस्कृति और वास्तविकता और समसामयिक विषयों पर उनकी बहुत सारी सार्थक सी रचनाएं। उनके व्यक्तित्व के भीतर झांकने का अवसर भी मिलेगा, और प्रश्न उत्तर के माध्यमों से हम उनसे सीधा संवाद भी कर पाएंगे। हमारा साक्षात्कार कार्यक्रम का उद्देश्य है विचारों का आदान प्रदान, सकारात्मक सोच का विस्तार और साथ ही साथ एक सार्थक संवाद की परंपरा, जो कि हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज जुड़िए साक्षात्कार के इस 7वें एपिसोड के साथ, जहां पर हमारे बीच में उपस्थित हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जिनकी पहचान केवल साहित्य तक सीमित नहीं है, बल्कि जिनका रचनात्मक योगदान प्रशासन, सिनेमा और बीमा जैसे विविध क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। श्री राजेश कुमार सिन्हा जी एक सरकारी बीमा कंपनी के सेवानिवृत्त वरिष्ठ मंडल प्रबंधक रह चुके हैं। पिछले लगभग 4 दशकों से वे मुंबई में साहित्य की प्रायः सभी विधाओं से जुड़े रहे हैं। आपकी रचनाएं राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षित पत्र पत्रिकाओं में भी सम्मिलित हुई हैं और प्रकाशित हो चुकी हैं। आपके साहित्यिक अवदान में एक फिल्म विषयक पुस्तक, 2 काव्य संग्रह, एक कहानी संग्रह तथा 2 साझा काव्य संग्रहों का संपादन भी सम्मिलित है। तो ऐसे हमारे आज के अतिथि हैं श्री राजेश कुमार सिन्हा जी, जिन्होंने सिनेमा के क्षेत्र में भी अपना एक उल्लेखनीय योगदान दिया है। भारत सरकार के फिल्म प्रभाग के लिए उन्होंने करीब करीब 2 दर्जन डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के हेतु कमेंट्री लेखन किया है, जिनमें से एक कमेंट्री के लिए आपको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। वर्तमान में आप त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका सृजनिका के मुख्य उपसंपादक हैं, और इसके अतिरिक्त साधारण बीमा से संबंधित करीब 12 पुस्तकों का हिंदी अनुवाद भी, जो बीमा परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, आपके श्रम और भाषा संवेदनशीलता का बहुत बड़ा प्रमाण है।
आज भी एक बीमा ब्रोकिंग फर्म के सलाहकार के रूप में सक्रियता से काम कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि श्री सिन्हा का रचनात्मक जीवन अनुशासन, संवेदना और प्रतिबद्धता, इन तीनों का एक अद्भुत संगम है। तो राजेश कुमार सिन्हा जी, स्वागत है आपका हमारे आज के साक्षात्कार के 7वें एपिसोड में। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। धन्यवाद जी। तो मैं आपके सम्मान में 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि प्रशासन की मेज से साहित्य की धरती तक आपकी कलम ने हर भूमिका को ईमानदारी से जिया है। जी, चलिए। धन्यवाद धन्यवाद मैडम। तो इसी के साथ हम अपना ये अब कार्यक्रम शुरू करेंगे। आप अपने बारे में कुछ और बताना चाहें तो आपका स्वागत है। मुझे लगता है कि आप कुछ पूछें तो ज्यादा बेहतर होगा, हमारी बातचीत आगे बढ़ेगी। शुरुआत उससे ही करते हैं। जी, अवश्य। तो ठीक है, हम आपके साथ आज की इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी आपकी लेखन यात्रा पर कि साहित्य और बीमा 2 विविध क्षेत्र हैं और दोनों ही एक तकनीकी रूप में इतने अलग हैं। तो इन दोनों यात्राओं ने एक दूसरे को कैसे प्रभावित किया? जी, देखिए बीमा जो है मैं उससे लगभग 36 साल जुड़ा रहा हूँ। जी इस पूरे सेवा विस्तार बीमा का रहा है मेरा। उस दौरान मैंने लोगों के असुरक्षा की भावना, उनकी निराशा, उनकी कुंठा, वो सबको जी देखा और महसूस किया, जिससे मेरी संवेदना जो थी वो और थोड़ी गहरी होती चली गई। और जी साहित्य मेरा शौक रहा। तो जब इन दोनों का तालमेल हुआ तो मुझे आप यूं कहिए कि एक ऐसी जमीन मिली जिस जमीन पे मुझे भावनाओं और संवेदनाओं को देखने का मौका मिला करीब से। उसको मैंने अनुभव किया और मेरी कलम ने उन अनुभवों को पात्रों के सहारे साहित्य के रूप में सामने लाने का प्रयास किया। तो आप ये बहुत कह खूब। सकती हैं कि बीमा और साहित्य, इन दोनों ने मेरे सृजन को समृद्ध किया है। वाह, एक दूसरे क्या के बात। पूरक है दोनों। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया। तो 4 दशकों की इस लेखन यात्रा में फिक्शन लेखन की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ और कब गहरा हुआ? देखिए फिक्शन, मेरी जो पहली शुरुआत थी वो जी कविताओं से हुई थी। जी जो फिर कुछ दिनों बाद ऐसा लगा कि जब मैं नौकरी में आ गया, नौकरी में जी आने के बाद से मुंबई महानगर और यहाँ की जो चीजें हैं, जो बातें हैं, उनको परखने और देखने का मौका मिला। जी उसे मैंने करीब से देखा और समझा, और साथ साथ जो मेरा अनुभव था, जो मेरी परख थी, वो मजबूत होती गई। तो जी मुझे लगा कि जो बातें मैं कहना चाहता हूँ, उन बातों को अगर मैं अपने पात्रों के सहारे कहूँ तो ज्यादा अच्छी तरह से कह सकता हूँ। मेरी जो भावनाएं हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, उस जी संवेदना को, उस पीड़ा को, उस अनुभव को पात्रों के सहारे कहने की कोशिश में फिक्शन अपने आप आ गया। जी और जी धीरे जी, धीरे बहुत मैंने कहानियों का लिखना शुरू कर दिया। सृजन और किया। जी आप ये कह सकती हैं कि मतलब जीवन अनुभव का सार है ये, जिसने जी बिल्कुल। मुझे महसूस कराया कि मैं अपने पात्रों को सामने लाऊं और उनके सहारे कुछ कहूं जो मैं कह नहीं पा रहा हूं। वही बहुत बढ़िया। कोशिश ने मुझे फिक्शन में की तरफ झुकाव मेरा पैदा किया और मैं लिखना जी शुरू कर दिया। जी। तो आपकी पुरस्कार प्राप्त पुस्तक
जो कि लिटरेरी वॉरियर ग्रुप में जिसने पहला पुरस्कार प्राप्त किया, जी। उसके 3 किरदार उसका शीर्षक है। तो उसका बीज आपके अंदर कहाँ से आया कि उसका सृजन कैसे आपने शुरू किया? बिल्कुल, बहुत सही सवाल किया आपने, मैं चाह रहा था कि आप मुझसे पूछें। जी, 3 किरदार दरअसल इसमें एक कहानी है, जिसका नाम 3 किरदार है, जी, उससे इसका शीर्षक बना। और जी, मैं मूलतः आप अगर ये कहें कि मैंने जब लिखना शुरू किया फ़िल्मों पे, तो मैं फ़िल्मी कलाकारों का इंटरव्यू किया करता था। जी। और कई इंटरव्यू किए हैं मैंने, मतलब मैंने अपने जीवन में मुझे लगता है कि लगभग 250 इंटरव्यू किए होंगे। ओह! पुराने अच्छा। शायद ही कोई कलाकार ऐसे होंगे जिनका मैंने इंटरव्यू जी, नहीं किया होगा। और जो मेरी अच्छा, किताब है ना, अपने-अपने चलचित्र, वो जी, उन तमाम साक्षात्कारों का संग्रह है, अच्छा, उनका संग्रह बहुत है वो बढ़िया। अच्छा, इंटरव्यूज़ का। तो अच्छा, इन इंटरव्यू के दौरान मुझे कई चीज़ देखने को मिली। जी, मतलब जैसे लोगों के स्वभाव को देखा, लोगों के किरदार को देखा, किरदारों को बदलते देखा, जी, किरदारों के मतलब किस तरह से चेहरे बदल जाते हैं लोगों के, समय के साथ-साथ। वो सारा जी, अनुभव जो था ना, मेरे अंदर कहीं न कहीं एक पुस्तक का रूप ले रहा था। मेरी इच्छा जी, थी जी, कि जी, तमाम अनुभवों को मैं इस तरह संजो के रखूँ कि वो एक पुस्तक के रूप में आ जाए। तो इसकी बीज जो वाह! था, इसका जो बीज कहेंगी आप, मतलब वो ऐसे पड़ा जी, कि इन ऐसे पढ़ तमाम फ़िल्मी कलाकारों के इंटरव्यू को लेने के बाद, जो जी, मुझे जीवन में उतार-चढ़ाव उनको देख कर के जो मैंने सीखा या समझा, उनके जी, किरदार जी, को, उनके परफ़ॉर्मेंस को, वो उसका जी, मुख्य आधार रहा। और वही फिर बिल्कुल, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे किताब के रूप में सामने आया। बहुत सुंदर। आपकी लेखनी ने उसको आगे सँवारा। बहुत जी, बढ़िया। जी। जी। तो अब हम इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे पूछते हैं पुस्तक और लेखन और काव्य लेखन पर कि इस कृति का जो आपकी पुरस्कृत किताब है, आपकी पुस्तक जो है, उसका केंद्रीय विषय क्या था? और इस विषय से आप पाठकों को क्या संदेश देना चाहते थे? देखिए, इसका जो केंद्रीय विषय मैं समझ पा रहा हूँ या मुझे लगा, वो यही है कि जीवन का अंतर्द्वंद, मन के अंदर चलने वाला अंतर्द्वंद जी, और जीवन की पीड़ा और उनका अ, जब हम समाज में लोगों को देखते हैं कि जी, वो कोई जो किस तरह उसके साथ ज़िंदगी जो है, उसके साथ क्या कर रही है, नहीं कर रही है। उस जी, आई मीन टू से कि उसके जीवन का उतार-चढ़ाव जो है, वो जी, उतार-चढ़ाव जो था, वो कहीं न कहीं मुझे उसको मेरे मन को दस्तक दे रहा था कि जी, इसको एक शक्ल दी जाए, इसको एक जामा पहनाया जाए। और धीरे-धीरे वो बातें मुझे कहीं न कहीं कचोटने लगीं और मैंने कहा कि नहीं, अभी कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो बातें दिख रही हैं वो सामने आ जाएँ और वो लेखनी में आ जाएँ। और दूसरी बात ये है कि मैडम, जो भावनाएँ हैं ना, वो जी, भावनाएँ की सच बयानी इसके माध्यम से ही पॉसिबल था कि एक बिल्कुल, उसको एक शक्ल दी जाए किताब की, ताकि वो जी, हमेशा के लिए वही स्थायी हो जाए। वही तो इस उसका तरह केंद्र इसका जो बीजारोपण हुआ, तो जी, बेसिकली मैं यही कहूँगा कि जीवन का अंतर्द्वंद, लोगों की पीड़ा, लोगों का संघर्ष, ज़िंदा रहने की जिजीविषा, इन सब ने मिलकर के इसका बीज रोपा। और धीरे-धीरे ऐसी कहानियाँ इसमें आती गईं, जिन्हें मैं ऑब्ज़र्व करता था। जी, एक बिल्कुल। उदाहरण दूँगा छोटा-सा मैं आपको, जो इसमें एक कहानी है, सरनेम, इसकी एक कहानी है। तो मैं सर लोकल से यात्रा करता हूँ, मैं बांद्रा में रहता हूँ, मेरा ऑफ़िस चर्चगेट में था। य तो जी, जब मैं यात्रा करता था लोकल में, तो कई लोग मिल जाते थे, उनसे बात होती थी। कई बार बात नहीं होती थी, सिर्फ़ उनके हाव-भाव को देखता था। तो मुंबई में ख़ासियत क्या है कि अब लोकल ट्रेन में आपकी टाइमिंग फ़िक्स है, 9-10 की जी, लोकल है, रोज़ आप वहीं उस ट्रेन को पकड़ेंगे, वही जी, चेहरा मिलेगा आपको, बगल में जी, बैठा हुआ, भले ही वो बात नहीं करे आपसे।
उसको देख-देख करके, उसके चेहरे पे उतरने वाले भाव को देख करके मैंने बहुत जी, कुछ अनुभव किया और वो सारा अनुभव जो है, इस किताब को कहीं न कहीं दस्तक दे रहा है और वो इसमें शामिल हो गया। जी, तो इसका जो बीजारोपण है ऐसे ही है कि यात्रा के दौरान, रहने के दौरान, घूमने के दौरान, लोगों से मिलने के दौरान, जी, लोगों को देखना, महसूस करना, उनको ऑब्ज़र्व करना और जी। फिर वो धीरे-धीरे वो इसमें आता चला गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम इसी रचना प्रक्रिया पर आगे आपसे प्रश्न पूछेंगे कि जी। आपकी रचना प्रक्रिया कैसी है? आप योजना बनाकर लिखते हैं या फिर आपके पात्र खुद ही अपना रास्ता खोज लेते हैं? हाँ, ये और तब तक मैं मैं कभी आपको ये भी भी बता दूँ इस बीच कि हमारे साथ नीलम सक्सेना जी खुद ही जुड़ी हुई हैं अच्छा, और हमारे इस वार्तालाप को वो सुन रही हैं, देख रही हैं और जी, आप बहुत-बहुत आपकी प्रशंसा और आपका स्वागत कर रही हैं। धन्य और धन्य जूही गुप्ते जी भी बहुत हमारी एक लोकप्रिय संचालिका जी, और जी, जी, बहुत ही उनसे मिला एक्टिव हूँ मैं। लिटरेरी वॉरियर ग्रुप की वो भी कह रही हैं कि बहुत अच्छा वार्तालाप चल रहा है हमारा। तो तो मैं आपने बहुत-बहुत जहाँ धन्यवाद कहा सभी का, रेखा जी आपका भी और आगे बढ़ाती हूँ मैं अब आप बताइए। जी, उन क्या आप सबों को मेरा योजना नमस्कार कहें आप, जी, अवश्य। जो देख रहे हैं उनका बिल्कुल। नमस्कार। तो जी। हम बात कर रहे थे, आपने पूछा था मुझसे कि रचना प्रक्रिया क्या है मेरी? जी, जी, जी। तो देखिए मैं ऐज़ ए लेखक कहें आप, तो लिखने के पहले एक छोटा-सा ड्राफ्ट बनाता ज़रूर हूँ। एक जी, स्ट्रक्चर मेरा एक बनता है, उस जी, स्ट्रक्चर को मैं धीरे-धीरे उसके अंदर अ, डालता जाता हूँ और वो आगे बढ़ता जाता है। बट एक जी। बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं लिखना शुरू करता हूँ, तो कई बार ऐसा मैंने महसूस किया है कि जो मेरे पात्र होते हैं ना, वो मुझे गाइड करते हैं। अवश्य, ये बिल्कुल। पात्र मुझे गाइड करते हैं और वो मुझे अपने आप एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देते हैं, जहाँ पर सब कुछ अपने आप सामने आ जाता है, जहाँ जी, की मैंने बिल्कुल। कल्पना भी नहीं की होती है। तो जी, वो बिल्कुल। शायद मैं यही कहूँगा कि जो मेरे पात्र हैं, मुझे वो आगे बढ़ाते हैं वो और वो रास्ता खुद रास्ता खुद मुझे मिलता जाता है और मैं एक जी, जगह पहुँच जाता हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि मेरे सोच से बाहर की वो चीज़ थी, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। तो इसका श्रेय जो है, मैं अपने पात्रों को देना चाहता हूँ कि वो बहुत रास्ता मुझे बढ़िया। वही दिखाते हैं, मुझे क्या तो कहना, अब कैसे आप कहना हमें है। ये भी बताइए कि आपके लेखन के दौरान सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या रही? और आपने उस चुनौती को कैसे पार किया? बड़ा अ, सवाल बड़ा गंभीर है आपका। जी, देखिए, लेखन में जो चुनौती की अगर बात की जाए, तो जी, शायद मेरे लिए या किसी भी लेखक के लिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है कि वो हमेशा ईमानदार रहे। जी। वो अपनी जो उसकी लेखनी है, उस लेखनी के प्रति और अपने पाठकों के प्रति ईमानदार रहे। ईमानदार शायद रहे। ये जी, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है किसी भी लेखक के लिए और ये शायद जी, आसान भी नहीं होता है। इतना आसान नहीं होता है कि आप उस चुनौती को हमेशा स्वीकार करें। लेकिन अ, जब भी मुझे लगा कि मेरा लेखन मुझे भटका रहा है या मुझे सुविधाभोगी बना रहा है, वो नहीं चाह रहा है कि मैं तल्ख सच्चाई को सामने लाऊँ, जी, तो मैंने कोशिश की कि नहीं, जी, मैं कहूँगा तो वही जो तल्ख सच्चाई हो। सुनने में जी, शायद बिल्कुल। वो सुनने वाले को बुरा लगे, पर मुझे लगता है कि मेरे पाठकों को या जो मुझे पढ़ना चाहते हैं, उन्हें अच्छा तभी लगेगा, जब मैं अपनी बात ईमानदारी से कहूँगा। और बिल्कुल, ये सबसे बिल्कुल। बड़ी चुनौती होती है किसी भी लेखक के लिए कि लंबे समय तक ईमानदार बने रहना। तो शायद जी, मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई और चुनौती नहीं होती है। बट ये ज़रूर है कि इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। बट अंदर से काफ़ी कोशिश एफर्ट लगता है, वहीं एफर्ट उस रास्ते पे चलने में जिसे आपने तय कर रखा है। थोड़ा मुश्किल बहुत तो होता है।
बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने कि ईमानदारी सबसे आवश्यक है और वो सबसे बड़ा आपके लिए चैलेंज रहता है। तो क्या आप अपनी इस किताब के बारे में, जब आपको प्रथम पुरस्कार मिला लिट फेस्ट 3 में, तो आप उसे, उस पुरस्कार को और उसमें उस सम्मान को आप जब आपको मिला तो उसे आपने कैसे महसूस किया? उसको कैसे देखा? उसको आपने कैसे अनुभव किया? क्या आपको अनुभव हुआ उसके बाद? अ, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब आपको कोई सम्मान मिलता है, तो आपको खुशी होती है, इसमें कोई दो राय जी, नहीं। जी, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी सम्मान जब मिलता है, तो उसके जी, पीछे जो सबसे बड़ी बात होती है, वो ये होती है कि आपको स्वीकार किया जा रहा है। जी, बिल्कुल। आपकी स्वीकार्यता जो है, वो महसूस की जा रही है कि आपके लेखन को स्वीकारा जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात होती है पुरस्कार के मिलने पर। तो जब मुझे ये बताया गया कि मुझे पुरस्कार मिल रहा है, तो मुझे लगा कि शायद मैं जो बात कहना चाह रहा था, मेरा पात्र कहना चाह रहा था, मेरी क्रिएटिविटी को, रचनाधर्मिता को स्वीकार किया गया। तो बहुत बढ़िया, स्वीकार किया बहुत जाना सबसे बड़ी बात होती है और जी, शायद और मतलब दूसरी बात ये भी कहूँगा कि मैं शायद जो मैं कहना चाह रहा था, वो मेरी बात जो निर्णायक थे इस समिति हाँ, के, उन तक उन पहुँची तक पहुँची, और उन्होंने उन तक उसको उसी रूप में स्वीकार किया, जिस रूप में और कहना मैं रिलेट चाह रहा था। बहुत बढ़िया, जी। बिल्कुल। तो ये सम्मान आपकी आगे की रचनात्मक योजनाओं को कैसे प्रभावित करेगा? क्या उसने प्रभावित किया या कैसे करेगा? ये भी जी, हम आपसे बिल्कुल जानना प्रभावित तो चाहेंगे। करेगा, क्योंकि जी, इसमें जब सम्मान आपको मिलता है, तो मुझे लगता है कि इसके साथ आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। जी, बिल्कुल, आपसे अपेक्षा बढ़ जाती है कि अब आप उस ज़िम्मेदारी को और भी शिद्दत से और बिल्कुल जो एक गंभीर तरीका होता है, उससे निभाएँगे। तो मुझे लगता है बिल्कुल। कि सम्मान के मिलने के बाद से मैं कोशिश करूँगा कि मैं और भी गहराई से जीवन के अनुभवों को देखूँ और उनको ईमानदारी से लिखने की कोशिश करूँ। तो ये बिल्कुल, बात जो है वो मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे एक अवश्य। ज़िम्मेदारी और बढ़ा दी है मेरी, सम्मान मिलने के बाद से। तो अब हम आते हैं आपके काव्य लेखन की तरफ जी, कि आप तो कविताएँ भी लिखते हैं और लिखते रहे हैं बहुत समय से। तो जी। क्या आपके कोई काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं? और जी, काव्य में मेरे आपका कौन क्या है पसंदीदा विषय? जी। मेरे 2 काव्य संग्रह आ चुके हैं। जी। पहला था नाम भूल गया, बताइए, नाम ही भूल जाता है, नाम ही भूल जाता हूँ। जी, नाम याद बिल्कुल, नहीं आ रहा है। वो होता एक है। पता नहीं, अभी देखिए याद नहीं आ रहा है मुझे। दूसरा वाला जो है, उसका नाम है धूप से गुज़रते हुए। तो 2 धूप से संग्रह गुज़र मेरे आ चुके हैं जी। और 2 अ, जो संग्रह थे, वो ल साझा संग्रह थे, उनका संपादन किया मैंने। तो दरअसल मैं मूल रूप से जो लिखता हूँ, जो मेरी विधा है, मैं 2 विधाओं में लिखता हूँ। जी, एक है मुक्त छंद की विधा, मैं छंद में नहीं लिखता, मुक्त जी। छंद में लिखता हूँ और मैं नज़्में लिखता हूँ ओह! अच्छा, और अच्छा, थोड़ा बहुत मुक्तक भी लिख लेता हूँ। तो 3 अच्छा। जो मेरी विधा है, मेरी बिल्कुल पसंदीदा विधा में आती है, मुक्त छंद, नज़्म और मुक्तक। इन तीनों में लिखता हूँ मैं और जी, आम तौर पर मेरी जो कविताएँ हैं, वो थोड़ी गंभीर कविताएँ होती हैं। जी, गंभीर इन द सेंस मैं कह रहा हूँ कि मतलब मैं व्यंग नहीं लिख पाता, जी, जी, व्यंग मुझसे नहीं होता है, मैं नहीं लिख पाता। जी। और एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे कि अ, एक और संग्रह मेरा आ रहा है अभी, जो मैंने सिर्फ़ मुंबई पे लिखा है। उसका अच्छा, शीर्षक है कविता में मुंबई। वाह! अच्छा, तो मैंने अपने 40 साल के मुंबई के इस प्रवास के दौरान मुंबई ओके। को जिस तरह देखा और महसूस किया है, उसे मैंने उसके उस बारे में संग्रह में डाला है। उसमें क्या बात 7 अलग-अलग खंड रखे हैं मैंने, जी, जैसे मुंबई का प्रेम, मुंबई की बारिश, ऐसे करके 7 खंड हैं और हर जी, खंड जी, में 9 कविताएँ हैं।
तो वाह! कुल 63 कविताएँ इसमें आएँगी। मुझे लगता है कि 2026 के फरवरी तक मैं वो बिल्कुल मतलब चला जाएगा प्रेस पे। लगभग तैयार है वो, उसे मैं एडिट कर रहा हूँ और वो ये मेरी एक कोशिश है। और दूसरा एक और प्रयास है मेरा जो मैं अभी कर रहा हूँ, कि मैंने पिता पर काफ़ी लिखा है। जी, पिता बिंब पिता शब्द पे पिता भाव पर काफ़ी लिखा है मैंने। उसका भी जी। एक संग्रह निकाल रहा हूँ मैं। अच्छा, वाह! पूरी क्या बात! कविताएँ पिता पर होंगी और एक जो है वो कविता मुंबई पर आने वाली है। दोनों लगभग तैयार है, संपादन का काम चल रहा है और मेरा प्रिय विषय है, मुंबई और पिता। दोनों जो है वाह! मेरे लिए मतलब मैं काफ़ी शायद आप ये कह सकते हैं बड़े मतलब मैं पिताजी का बड़ा वो था, मेरे बड़ा प्रेम था उनसे मेरा। तो मैं जी, चाहता हूँ कि कुछ ऐसा करूँ कि जाऊँ कि वो हमेशा बना रहे, लोग उसे जी, पढ़ें और याद रखें और मैं अभी याद आ गया। वो जो जी। मेरा संग्रह था, उसका नाम था मेरे ख्वाबों का शजर। मेरे ख्वाबों का शजर। शजर हाँ, ये पहला जी, पहला जो संग्रह था मेरा और अच्छा, दूसरा है जी, धूप से गुजरते हुए और तीसरा जो है ये आएगा कविता में वो मुंबई और चौथा जो है पिता पर है। तो ये मतलब 4 संग्रह जो है काफ़ी आ सुंदर है, वाह! जाएँगे और तो छोटे-मोटे जो काव्य संग स संग स संगोष्ठियाँ होती हैं मुंबई में, वहाँ मैं जाता रहता हूँ। उनमें आप सम्मिलित होते हैं। जी, लगभग मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं हूँ, तो मैं चला जाऊँ। तो इस तरह से चलिए थोड़ा साहित्यिक माहौल में रहना पसंद करता हूँ। अच्छा जी, लगता है तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही आपने अपनी जीवन की और अपनी इतनी अ, गहरी बातें हम सबके साथ साझा की और बहुत ही अच्छा लगा हमसे हमें। अब मुझे आप आगे बढ़ते हुए ये बताइए कि आपने एक पत्रिका के बारे में भी बताया है कि जी, उसके आप उपसंपादक हैं और जी, उसमें भी आप बहुत सारा अपना योगदान देते हैं। उस पत्रिका का नाम है सृजनिका। तो जी। उसमें आपकी क्या भूमिका रहती है? मैं इसमें मतलब अगर आप पद की बात करें तो मैं मुख्य उपसंपादक हूँ, जी, लेकिन मेरे ज़िम्मे जो काम आता है, वो काम है जी, पुस्तकों की समीक्षा करना। जी, जो मैं पुस्तकें नई जैसे काव्य संग्रह आया, कहानी संग्रह आया, वो लोग जी, भेजते हैं हमें हमारे पास। मैं उनकी जी। समीक्षा करता हूँ। मेरा ये इससे अच्छा, बड़ा प्रिय विषय है। तो अच्छा। पुस्तकों को पढ़ कर के समीक्षा करना, तो चाहे वो किसी विधा की हो आलेख हो या उपन्यास हो या जी, कहानी जी। संग्रह हो। मेरा यही काम है इस पत्रिका में कि मैं पुस्तकों जो आती हैं समीक्षा के लिए उनको पढ़ता हूँ और समीक्षा करता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है समीक्षा करना और जी, अब तक मैं बिल्कुल। लगभग बताऊँ आपको तो तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा पुस्तकों की समीक्षा कर चुका हूँ अच्छा, और लिख प्रकाशित हो पत्रिका में चुकी हैं वो। वाह! जी, क्या तो वो बात मेरा है, एक क्या शौक है, समीक्षा करना, वो मैं करता हूँ। तो मैं चाहता वाह! हूँ कि आएँ मेरे पास पुस्तकें, मैं पढ़ूँ और मैं लिखूँ। और मैं फिर उसे मतलब वो मेरी पत्रिका में और भी कई पत्रिकाएँ हैं, जो सिर्फ़ छापती हैं समीक्षा, वहाँ ही भेज देता हूँ और वहाँ वो छप जाती हैं। तो ये मेरा मेरा रोल जो है पत्रिका में जी, है। वाह! तो हम अब आपके एक और सृजन के बारे में आगे बढ़ते हैं, जी, जो कि फ़िल्म और साहित्य और समाज से जुड़ा हुआ है, कि आपने इतनी सारी डॉक्यूमेंट्री लेखन के लिए भी आपने और फ़िक्शन लेखन दोनों के साथ आपने समन्वय बिठाया है। तो इन दोनों माध्यमों में क्या मतलब क्या रिलेशनशिप था? आप उनके बीच में क्या मौलिक अंतर देखते हैं? और आप उनके साथ कैसे जुड़े? फ़िल्मों के और डॉक्यूमेंट्रीज़ के साथ आप कैसे जुड़े? तो उसके बारे में कुछ बताइए। जी। देखिए यहाँ पे एक मुंबई में फ़िल्म प्रभाग हुआ करता था, जी, जहाँ इनका काम था डॉक्यूमेंट्री बनाना। जी, ये भारत सरकार का काम का डिपार्टमेंट है। तो मुझे थोड़ी इसमें रुचि थी, मैं उनके कार्यालय में गया एक दिन। मैंने कहा मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, कि इसके लिए आपको एग्ज़ाम देना होगा, एक एग्ज़ाम होता है, मतलब एक टेस्ट होगा आपका, उस टेस्ट में जी, अगर आप पास कर जाएँगे तो मौका मिलेगा आपको। मैंने वो अच्छा, टेस्ट दे दिया, तो मुझे अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों के लिए उन्होंने दोनों में मतलब मैं पास हो गया और वहाँ मेरी अच्छा, एंट्री ऑफ़िशियली हो गई।
तो चुन लिया वहाँ क्या उनको। होता था कि वो डॉक्यूमेंट्री बना के लाते थे और जी, डॉक्यूमेंट्री वो मुझे दिखाते थे। बिना आवाज़ की डॉक्यूमेंट्री मैं देखता था। जी। वो 2 वो दिखा रहे हैं, देख रहा हूँ मैं, अब उसमें मुझे वर्ड डालने हैं। तो अच्छा, मैं कैसे ओह! उसको शुरू करूँ और कैसे खत्म करूँ? जी, जी। तो डॉक्यूमेंट्री मैं देखता था 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, वो देख और कर फिर के फिर उसकी मैं उसको कि उसमें वर्ड कमेंट्री डालता था। कर जी, हाँ, अगर 2 कमेंट्री का रील लिख का 2 रील की कमेंट्री है, कमेंट्री 4 रील की है, 1 रील की है, तो कैसे उसको शुरू किया जाए, कैसे खत्म किया जाए? क्योंकि जो दिख रहा दिलचस्प है अगर आप वही बोलेंगी, तो कोई सुनेगा नहीं। बहुत आपको दिलचस्प ऐसे कार्य था। बोलना है कि मतलब कि वो थोड़ा उसका एक कोई एक मतलब बाउंड्री बने, वैसे बोला जी, जाए। वो काम मैं करता था। बहुत तो बढ़िया। जिस मुझे डॉक्यूमेंट्री में पुरस्कार मिला था, वो डॉक्यूमेंट्री थी द ट्राइबल वुमेन आर्टिस्ट ऑफ छोटानागपुर, ये अच्छा, डॉक्यूमेंट्री थी। उसमें क्या जी, था कि जो उस गाँव जो है, उस गाँव की में जितने भी घर हैं, उस घर को वहाँ की रहने वाली महिलाएँ, उस घर की महिला अपने जी, हाथ से पेंट करती है। और वो पेंट एक पिक्यूलियर मतलब एक स्टाइल है, एक शैली है पेंटिंग की। वही शैली आपको दिखेगी पूरे के पूरे गाँव में। अच्छा, तो वहाँ जा कर के हम लोगों ने वो गाँव देखा, उसको आदिवासियों देख कर के शूट किया, शूट करके लाए। वो करीब 3 रील की फ़िल्म थी। फिर जी, उसको मैंने उसके वर्ड्स डाले। जब वो गई तो उसको वो बोलते हैं ना नॉन फ़िक्शन सेक्शन बोलते हैं वहाँ पे, जी, राष्ट्रीय पुरस्कार में उसको। उस सेक्शन में मुझे उसमें प्रथम पुरस्कार मिला। वाह! और वो जी, फिर जी। मतलब एक वो मुझे भी अच्छा आपके लिए लगा चलिए। एक हाँ, और एक सम्मान मिला आपको। जी, जी, बहुत जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस और तरीके से एक आपने बात मैं विविध और कहना चाहूँगा आपसे अंशु जी कि डॉक्यूमेंट्री जो होती है ना, वो क्या होती है बिल्कुल सच्चाई होती है, कि जो जी, आपने देखा और बयाँ कर दिया। जी, उसमें आप कोई भी उसमें कुछ ज़्यादा कुछ कहना नहीं है आपको। जी। लेकिन फ़िक्शन में तो क्या होता है कि भावनाओं की सच्चाई सामने आती है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो दोनों में थोड़ा-सा फ़र्क हो जाता है। बिल्कुल। वो सच्चाई बिल्कुल सच्चाई है, ये भावनाओं की सच्चाई है। अब रखने का जी। तरीका आपको तय करना है, कैसे रखेंगे सामने उसको आप। और तो दूसरा क्या ये था कि एक बात और अब कहना चाह रहा था मैं जी, कि फ़िल्मों में आप ये कहिए कि मतलब मैं अ, इंटरव्यू के अलावा मुझे लगता है कि तकरीबन 2 250 लेख मैंने लिखे होंगे फ़िल्मों के। फ़िल्म फ़िल्मों के पर? हर पक्ष पे, संपादन पर, कैमरे पर, प्रोडक्शन प्रोडक्शन पर, हर तरह का जो उनका मतलब एक फ़िल्म जब कैसे बनती है और जो पूरी टेक्निक होती है फ़िल्म बनने की, तो सारे पे लिखा है मैंने अलग-अलग, ताकि जो पाठक हैं, वो समझ सकें कि संपादन क्या होता है, जी, मोशन जी, पिक्चर फ़ोटोग्राफ़ी क्या होती है, जी। वो चीज़ें पाठक जाने, तो उस एंगल से लिखा मैंने। और एक और चीज़ वो बता दूँ मैं आपको कि एक और मेरी प्रकाशित किताब है की जी, जो किताब उसको संकलित कर रहा हूँ मैं, जिसका नाम है अ, सिंगल स्क्रीन से मल्टीप्लेक्स का सफ़र। वो मेरी अच्छा, एक बुक आ रही है सिर्फ सिनेमा पे, उसमें जितने भी आलेख हैं ना, वो उसमें संकलित कर रहा हूँ मैं। तो ये बहुत भी खूब, पुस्तक जो है मतलब पे काम चल रहा है मेरा, जल्दी ही बहुत सामने होगी पुस्तक भी। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आप अपनी कोई फ़िक्शनल कृति पर भी अ, ये फ़िल्म या कोई सीरीज़ बनाने का या ढालने का सोचते हैं क्या? ऐसी कोई संभावना है आगे भविष्य में? देखिए, हर लेखक की ख्वाहिश तो ये होती है मैडम, इसमें भी इससे मैं इनकार नहीं कर सकता जी, और प्रयास चल रहे हैं मेरे। प्रयास चल रहे शायद हैं। हो सकता है कुछ अगर ईश्वर ने चाहा तो कुछ हो सकता है। पर ये एक बात है कि इसमें एक कहानी है, उसका नाम है अनुत्तरित प्रश्न। इसी संग्रह में एक कहानी है। उस कहानी में क्या है कि पति-पत्नी का संवाद है, जी, कि बात कुछ नहीं है लेकिन संवाद में ही पूरी बात खत्म हो जाती है। उसका जी, मंचन जल्दी ही होने वाला है। निदेशक बहुत हैं, बढ़िया। उन्होंने हमारी उसको उसको मंचित शुभकामनाएँ कर रहे हैं उसका धन्यवाद है, हमारी वो कर रहे हैं शुभकामनाएँ उसको। आपके साथ हैं कि हम और अवश्य हम भी उसके भागी बने, हम भी उसे देख देख सकें, तो हम ये चाहेंगे और धन्यवाद, धन्यवाद। जी। तो अब कुछ 1-2 अंतिम प्रश्नों के बाद हम इस कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे
कि जी। आपका नए और युवा कथाकारों को क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि आपने इतने विविध रूप में सृजन किया है, तो आप नए और युवा जो हमारे लेखक आ रहे हैं और जो कथाकार हैं, उन्हें क्या जी। कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा उनसे, नए लेखकों के लिए, कि 2 बातें बहुत ज़रूरी हैं सृजन के क्षेत्र में। जी, पहला तो ये कि लेखक खुद पढ़े, जितना संभव हो उतना पढ़े। हर तरह के जी, लेखकों को पढ़े, क्योंकि बिना पढ़े आप लिख नहीं सकते, ऐसा मेरा मानना है। तो आपको बिल्कुल। हमेशा पढ़ना चाहिए, जितना संभव हो पढ़ें। और जी, दूसरा, धैर्य रखें। ये ऐसा क्षेत्र है कि सफलता रातों-रात नहीं मिलती है। जी, तो अवश्य। आपको परिश्रम करना होगा, धैर्य रखना होगा और पढ़ना होगा, लगातार पढ़ते रहना होगा। पढ़ते अगर रहना आप ये होगा। कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपके लिए इस क्षेत्र में कई संभावनाएँ हैं, और मुझे लगता है कि इससे बेहतर आप नहीं कर पाएँ। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं कर सकते आप। पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, पढ़िए और धैर्य रखिए, जी, आपको सब कुछ मिल सकता है। जी, ये मैं अवश्य। कहना चाहूँगा नए लेखकों को। बहुत खूब। और ये बताइए कि आपके अनुसार साहित्यिक उत्सव, ये जो जी, हमारे लिट फेस्ट होते हैं, ये जी, नए जी। लेखकों के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे महोत्सव में जाने से जी, विचारों का आदान-प्रदान होता है। जी, आप बड़ी-बड़ी हस्तियों को वहाँ पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको एक साथ कई फ़ायदे हो रहे हैं। आप उनको समझ रहे हैं, देख रहे हैं, अपने विचार आप रख रहे हैं, लोगों के विचार ले रहे हैं, तो जी, आपको सृजन के लिए एक बड़ी संभावना मिल रही है। और ये जी, एक प्लेटफ़ॉर्म है, जिस प्लेटफ़ॉर्म पे सब कुछ मिल रहा है आपको। तो इतना सब कुछ पाना एक जगह एक ऐसा अवसर है, जिसे शायद किसी साहित्यकार को चूकना नहीं चाहिए। जी, बिल्कुल। साहित्यकार के लिए परिचय, संवाद, विचारों का आदान-प्रदान, एक-दूसरे की समझ, ये सब कुछ आपको एक साथ मिल जाता है। मिल तो जाता है। ऐसे जो महोत्सव या आयोजन है, हमारे लिए एक तरह से, आप अगर मैं बिल्कुल सहज शब्दों में कहूँ, तो टॉनिक है, ब्रेन टॉनिक है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी, मानसिक मानसिक खुराक है आपकी, मतलब आप उसको, फ़ायदा ही होगा, घाटा कभी नहीं होगा आपको इस बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है। बहुत सुंदर। और अंतिम प्रश्न पर आती हूँ कि क्या जी। पुरस्कार लेखन की दिशा तय करते हैं या फिर लेखन अपने आप स्वयं ही पुरस्कार को खोज लेता है? आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, पुरस्कार जो है वो परिणाम हो सकता है, लक्ष्य नहीं हो सकता है, ल और दिशा भी नहीं हो सकती। दिशा भी नहीं हो सकता है। जी, आपको बिल्कुल। अ, लेखन जो है ना, वो स्वयं पुरस्कार खोज लेता है, जी, पुरस्कार खोज लेगा वो। तो मुझे लगता है कि ईमानदार लेखन को अंततः उसकी राह मिल जाती है। जी, तो इसलिए मेरा ये मानना है कि पुरस्कार उसका परिणाम नहीं है, लक्ष्य है। लक्ष्य नहीं है, सॉरी, पुरस्कार जो है वो परिणाम नहीं हो सकता। आप ईमानदार रहिए, आपकी ईमानदारी आपके लेखन में रहेगी, तो पुरस्कार आपको ज़रूर खोज लेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आप सही कह रहे हैं। तो आज आपसे बात करके और इतनी सुंदर आपकी बातचीत रही। आपके विविध प्रकार के आपके जितने भी सृजन रहे हैं, आपका लेखन, आपका काव्य और आपका संपादन और साथ-साथ आपका कार्यक्षेत्र जो कि इतना अलग रहा, उन सभी के बारे में जानकर और आगे सुनकर कि आपके कितने सुंदर विचार हैं, तो ये सब कुछ हमें जानकर बहुत अत्यंत प्रसन्नता हुई और मैं जानती हूँ कि हमारे साथ जो श्रोता जुड़े हैं, जो हमारे साथ लिटरेरी वॉरियर ग्रुप के जो श्रोतागण हैं और जो दर्शकगण हैं, उन सबको भी बहुत आनंद आया होगा और बहुत प्रेरणा मिली होगी। तो ये बातचीत हमारी इतनी
प्रेरणादायक रही कि मैं इस चीज़ के बारे में आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई हूँ। और धन्यवाद। मुझे मालूम है कि हमारे श्रोतागण और दर्शकगण जो आगे भी हमारी इस चर्चा को देखेंगे और सुनेंगे, उन्हें भी ये प्रेरणादायक बातचीत बहुत प्रभावित करेगी। तो हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं कि आप आगे लिखते रहें, सृजन करते रहें और अलग-अलग विधाओं से जुड़ते रहें। आपका काव्य, आपका लेखन और साथ ही साथ आपका जो फ़िल्म और डॉक्यूमेंट्री के प्रति जो सृजन है, वो हमारे समाज के लिए और सामने नई चीज़ें लेके आए और हम सबको प्रेरित करे। तो हम बहुत-बहुत इन्हीं बहुत-बहुत इन्हीं धन्यवाद आपका। अ, आपके जी। शब्दों के लिए आभार मैडम। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं आपको अब बताना चाहूँगी कि हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हैं। आज जूही गुप्ते जी अभी तक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और वो कह रही हैं कि मेरा भी यही मानना है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है लेखन के लिए और साथ ही साथ वो कह रही हैं कि सवाल बहुत अच्छे रहे और बहुत अच्छे जवाब आपने दिए। सक्सेना नीलम जी हमसे कह रही हैं कि हमारी चर्चा बहुत ही बेहतरीन रही है। अनिल वार्ष्णेय जी जुड़े हुए हैं, जो कि कह रहे हैं कि आपके ये अनुभव तो उन सैकड़ों इंटरव्यूओं के माध्यम से सैकड़ों जीवनों के सार हैं। तो इस प्रकार आपकी बहुत सी आपके लिए सुंदर-सुंदर, अच्छे-अच्छे कमेंट्स लोगों के आए हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप बाद में भी इस रिकॉर्डिंग पर जाएँ और इन सभी लोगों के कमेंट्स का जवाब दें और उन्हें पसंद करें। तो जी, ये जी, हमारी बिल्कुल। बातचीत जो है और आशा करती हूँ कि आपसे फिर मिलना होगा। आपकी आगे की जर्नी के लिए हमारी शुभकामनाएँ और आगे भी आपसे मिलते रहें किसी और लिट फेस्ट में, किसी और इंटरव्यू में, किसी और साक्षात्कार में। तो बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद हम सबके साथ ये बातचीत करने के लिए। आपका और आपके नीलम जी का और पूरे ग्रुप का बहुत-बहुत धन्यवाद और जब भी आप चाहेंगी, मैं आपके साथ ही हूँ और हमेशा उपलब्ध रहूँगा आप लोगों के लिए और ये जो आपने अवसर दिया मुझे, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। पूरे ग्रुप का आभार। जितने जुड़े रहे लोग मुझसे, मेरी बातों को सुना, आप सभी का मन से आभार। धन्यवाद। जी, धन्यवाद।